स्टेट लेजिस्लेचर का क्या प्रोसेस है कोई भी बिल को पास करने के लिए, वो आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने आर्टिकल 174 के अंदर देखा था कि गवर्नर के पास पावर होती है हाउसेस को समन करने के लिए। ठीक है, तो वो समन करते हैं, वही हाउसेस को समन करते हैं, वही ख़त्म भी करते हैं, प्रोरोग करते हैं हाउसेस को सेशन के बाद, फिर डिसॉल्व भी कर सकते हैं। डिसॉल्व सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को करेंगे, असेंबली। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे काउंसिल भी है, काउंसिल को नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट बॉडी है। तो अपन पूरा प्रोसेस देखेंगे कि इन हाउसेस के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर बिल पास करने के लिए क्या होगा। तो जैसे अपन ने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ये देखने मिलेगा कि बहुत ज़्यादा ही वेटेज मिला है असेंबली को ही। तो अपन देखते हैं आर्टिकल 196 जो बात करता है इंट्रोडक्शन की, यानी कोई भी बिल जो पास होना है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कैसे होगा और उसका पासिंग के बारे में भी बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो, अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर लिख रहा हूँ जहाँ पे भी मान, वहाँ पे मान लेना कि मैं उस स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों हो। क्योंकि अगर काउंसिल नहीं है तो सिर्फ असेंबली काम करेगी। ठीक है, तो जनरल जनरल रूल बताया अपन को क्लॉज 1 के अंदर, आर्टिकल 196 के, कि अगर किसी स्टेट में दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है, तो ईदर हाउस में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। पर इसका को ये वो एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसके एक्सेप्शन हैं। इसके एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 198 और 207 के इसके एक्सेप्शन रहेंगे। 198 में क्या बताया अपन को? मनी बिल का प्रोसीजर बताया है, और 207 में अपन को फाइनेंशियल बिल का बताया है। जैसे अपन ने यूनियन पार्लियामेंट के लिए भी देखा था कि इनके लिए बहुत स्पेशल प्रोसीजर होता है, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक सेम है, तो वही यहाँ पे भी है। और ये जो मनी बिल्स और ये फाइनेंशियल बिल होते हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। तो अगर किसी स्टेट में काउंसिल है भी तो वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ असेंबली में होगा। फिर क्लॉज 2 बता दें, ये अपन को इंट्रोडक्शन होगा कि इंट्रोड्यूस कहाँ पे करेंगे, पासिंग कैसे होगी। पासिंग के लिए बोला गया है कि अगर उसको बोथ हाउसेज ने पास किया है, तो अगर वहाँ पे दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है, तो अगर दोनों नहीं है, मतलब सिर्फ असेंबली है, तो सिर्फ असेंबली ने अगर उसको पास कर दिया तो अपन उसको पास मान लेंगे। तो अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है, उसके साथ फिर उसको उस पर आर्ग्यूमेंट हुए हैं, मतलब डिस्कशन हुआ है पूरी तरह से, और अमेंडमेंट्स कोई भी अगर बताई गई थी किसी भी हाउस द्वारा, विथ और विदाउट होंगे, डिपेंड करता है वो लोग किस पर अग्री कर रहे हैं दोनों हाउसेज, तो तब अपन उनको पास मान लेंगे किसी को भी। बट इसका भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी सब्जेक्ट टू रहेगा। जनरल जो है ये सब्जेक्ट टू रहेगा आर्टिकल 197 एंड 198 के। 197 अपन ने देखा, सॉरी 198 में अपने पास मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर है, और 197 में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये तो मनी बिल के लिए ही रिस्ट्रिक्शंस है लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर, पर ये जो है 197 में ये इन जनरल रिस्ट्रिक्शंस है। क्योंकि अपन ने जब यूनियन पार्लियामेंट में देखा था कि अगर दो हाउसेज डिसएग्री कर रहे हैं, तो यूनियन में तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, वहाँ पे दोनों हाउसेज आपस में बैठ के समझौता, मतलब जो भी अग्रीमेंट पे आ सकते हैं वो करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का रोल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे भी काउंसिल रहेगी वहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं आर्टिकल 197 के अंदर। ये हो गया पासिंग के लिए बता दिया। अब अपन को बताया गया है कि बिल कब कब लैप्स नहीं होगा और कब हो सकता है, मतलब खत्म हो जाएगा बिल। तो क्लॉज 3 अपन को बताता है कि कोई भी हाउस
स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी हाउस अगर प्रोरोग हो गया है तो सिर्फ इस वजह से, प्रोरोग होने की वजह से लैप्स, कोई भी बिल लैप्स नहीं करेगा। ये इनने जनरल अपन को बता दिया है। प्रोरोग मतलब बस सिर्फ सेशन एंड हुआ है, पूरी तरह से हाउस डिसॉल्व नहीं हुआ है। पर क्लॉज 4 अपन को बता रहा है कि अगर डिसॉल्व हो गया तो क्या होगा। क्लॉज 4 अपन को बता रहा है कि एक बिल है वो है पेंडिंग, और ये पेंडिंग कहाँ पे है, ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पेंडिंग है ना? और इसके साथ साथ इसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी तक पास नहीं किया है, या तो उनने कंसिडर भी नहीं किया है या कुछ भी है, पर यहाँ पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग चल रहा है। तो अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसॉल्व हो गई तो सिर्फ इस रीज़न से जो बिल चालू है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो लैप्स नहीं करेगा, भले ही असेंबली डिसॉल्व क्यों ना हो जाए। पर अगर इसका एक दूसरा सिनेरियो हो सकता है जो अपन को क्लॉज 5 में बताया है, इसमें क्या है कि अगर वो कोई भी बिल जो है वो पेंडिंग है, पर वो इस बार कहाँ पे पेंडिंग है, इस बार वो पेंडिंग है अपन को लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब स्टेट के लोअर हाउस में पेंडिंग है, या फिर या तो पेंडिंग है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास कर दिया है और इसके बाद वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है। ठीक है, इन दोनों सिनेरियो में से, इन दोनों में से अगर कभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली फिर डिसॉल्व हो जाती है, तब जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा। तो आपको अगर फिर से करना है तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सिनेरियो समझ आए सबको, बिल्कुल सेम टू सेम है पार्लियामेंट की तरह। फिर जाते हैं अपन आर्टिकल 197 पे, जो जनरल रेस्ट्रिक्शंस बताता है। रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है अपन को, यहाँ पे क्लॉज 1 बता रहा है कि अगर कोई बिल है और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया है, पास कर दिया तो दूसरे हाउस में भेजना पड़ेगा उनका लेने के लिए, है ना, उनसे भी पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल रूल अपना कहता है 196 के अंदर कि दोनों हाउसेस से पास करना पड़ेगा। और इसके बाद, पास करने के बाद, दूसरे हाउस ने मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने या तो उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, या तो 3 महीने हो गए हैं और जब से उनको मिला है बिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को जब से बिल मिला है उससे 3 महीने हो गए हैं और उनने उस पर उसको पास नहीं किया है, नॉट पास 3 महीने तक। या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स दिए हैं, ऐसे अमेंडमेंट्स है जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अग्री नहीं कर रही है, मतलब दोनों के बीच में बेसिकली डिसएग्रीमेंट आ रहा है कि कोई अमेंडमेंट्स को लेके। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सबसे पहले तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर देखे जाएंगे, इसके इसके रिलेटेड जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाए गए होंगे उसको देखेंगे। बट उसके बाद इनको ध्यान में रखते हुए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये बिल को फिर से पास कर देगा, पास अगेन। इसमें इसको बिल को जो लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से पास कर रहा है, इन सिनेरियोज के बाद, ये 1 2 3 जो हमको सिनेरियोज बताए गए हैं उनके बाद, इसमें विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स हो सकता है ये। मतलब कैसे कि यहाँ पे जैसे अपना ये जो थर्ड वाला था जिसमें उनने कुछ अमेंडमेंट्स दिए जिससे वो अग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फिर से उसको पास कर दे और उसके थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स ले ले। यहाँ पे इनने 10 अमेंडमेंट बताए, इनने मान लो 4 मान लिए, तो उसको करके वो लोग फिर से बिल पास कर सकते हैं, उनके डिस्क्रेशन रहेगा पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो उन्होंने उसको फिर से पास कर दिया विदाउट अमेंडमेंट्स, है ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अमेंडमेंट्स है या फिर सजेशन जो भी थे। फिर इसको पास करने के बाद जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास कर दिया तो उसको फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल भेजा जाएगा। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, अब क्या होगा प्रोसेस, ये प्रोसेस अपन को आगे कंटिन्यू किया गया है क्लॉज 2 के अंदर।
यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या ऑप्शन रहेंगे, या तो वो उसको जो सेकेंड टाइम बिल पास हुआ है, सेकेंड टाइम बिल बोलेंगे उनको, सेकेंड टाइम बिल जो पास हुआ है उसको वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, काउंसिल जो है रिजेक्ट कर सकती है, या फिर अब उनके पास 1 महीना रहेगा। यहाँ पे पहले जो पहली बार में बिल पास हुआ था वहाँ पे उनके पास 3 महीने थे, 3 महीने के अंदर उनको रिप्लाई करना था। यहाँ पे उनको 1 महीने के अंदर करना है, और अगर 1 महीने के अंदर पास नहीं किया, मतलब 1 महीने का मैक्स टाइम उनके पास किया। या फिर सेम चीज़ फिर से, कि जो काउंसिल ने जो अमेंडमेंट्स बताए हैं उससे असेंबली अग्री नहीं कर रही है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी सिनेरियो है, तब क्या होगा, यहाँ पे इस बिल को डीम्ड पास मान लिया जाएगा डायरेक्ट। किस फॉर्म में माना जाएगा, मतलब डीम्ड पास मान लिया जाएगा बाय बोथ हाउसेस। तो ये सब होने की वजह, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो गई तब भी मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया है दोनों हाउसेस से। पर वो किस फॉर्म में पास माना जाएगा, इसको जो सेकंड टाइम बिल होगा उस फॉर्म में पास मान लिया जाएगा। सेकंड टाइम बिल कौन सा था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पे फिर से पास किया था, जो कि विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स हो सकता है, ठीक है, उसको सेकंड टाइम बिल को पास मान लिया जाएगा दोनों हाउसेस से। और क्लॉज 3 अपन को बस एक आखिरी क्लैरिफिकेशन बता रहा है कि ये जो जो भी अपन ने प्रोसीजर देखा यहाँ पे, वो मनी बिल पे अप्लाई नहीं करेगा, ये सिर्फ जनरल बिल्स के लिए है प्रोसीजर पूरा। इसमें कोई दिक्कत, ये जनरल बिल का हो गया, तो मनी बिल पे क्या लगेगा, मनी बिल के लिए अपन को अलग से आर्टिकल बताया है, जो कि अपना आर्टिकल 198, आर्टिकल 198 यहाँ पे अपन को स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है मनी बिल्स के लिए। तो यहाँ पे क्लॉज 1 फिर से वही बात करता है जो अपन पहले भी देखते आए हैं, कि जो मनी बिल होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्रेजेंट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रेजेंट हो सकता है। फिर जब क्लॉज 2 अपन को बता रहा है प्रोसीजर क्या होगा इसमें, अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल पास हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया, फिर वो जाएगा काउंसिल के पास, पर काउंसिल यहाँ पे इनके पास जा रहा है सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए जा रहा है, और यहाँ पे इनको सिर्फ 14 दिन मिलेंगे। जनरल बिल में अपन ने देखा कि उनके पास 3 महीने तक का टाइम रह सकता है, और अगर सेकेंड टाइम पास हो रहा है तो 1 महीने का टाइम रहेगा। बट मनी बिल के केस में उनके पास से 14 दिन का टाइम रहेगा, कि वो इतने टाइम में रिकमेंड करे अपनी जो भी उनको ज़रूरी लग रहा है, और उसके बाद रिटर्न करें। कहाँ पे रिटर्न करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। ये जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहेगी वो नॉट बाउंड है, मतलब उनको रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है उनका डिस्क्रिप्शन है, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं रहेगी। लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी रिकमेंडेशन पिक एंड चूज भी कर सकती है, अगर बहुत सारी है तो अपने मन से जो भी करनी है उनको। तो तो क्या प्रोसीजर रहेगा अगर एक्सेप्ट हो रही हैं नहीं एक्सेप्ट हो रही हैं, वो सब अपन को आगे के क्लॉज में बताया है। क्लॉज 3 में बताया है कि अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अगर उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो क्या होगा, तो मनी बिल डीम्ड पास्ड हो जाएगा बाय बोथ हाउसेस से पास मान लिया जाएगा। पर ये किस फॉर्म में पास माना जाएगा, इसको अपन विथ अमेंडमेंट्स पास मानेंगे, मतलब जो भी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हुई थी उनके मुताबिक अमेंडमेंट्स कर दिए जाएंगे, और उस अमेंडमेंट्स के साथ साथ उस बिल को पास मान लिया जाएगा। ये अपन को क्लॉज 3 में एक्सेप्ट का प्रोविजन बताया है। पर अगर रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा, तो क्लॉज 4 में अपन को रिजेक्ट का बताया है। तो यहाँ पे रिजेक्ट करने के बाद भी उसको डीम्ड पास मान लेंगे मनी बिल को,
deemed passed by both houses। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा ओरिजिनल फॉर्म में। जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था, क्योंकि यहाँ पे तक कोई भी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो जैसा कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था वैसा का वैसा यहाँ पे मान लिया जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ में रिजेक्ट करने पे ओरिजिनल फॉर्म में पास हो रहा है। पर मान लो ना, यहाँ पे इनने रिटर्न ही नहीं किया, इनको 14 दिन का टाइम मिला था पर इनने रिटर्न ही नहीं किया उतना टाइम में, ना रिकमेंडेशन भेजी, तब क्या होगा? उसके लिए अपने पास है क्लॉज 5। यहाँ बताता है कि जब रिटर्न नहीं हो और 14 दिन हो गए तो क्या होगा? तो यहाँ पे बताया है कि जैसे ही 14 डेज खत्म होंगे, एक्सपायरेशन ऑफ 14 डेज पे इसको डीम्ड पास मान लेंगे बाय बोथ हाउसेस। यहाँ पे तो कोई रिकमेंडेशन थी ही नहीं, तो यहाँ पे तो फॉर्म का क्वेश्चन ही नहीं आता है। यहाँ पे डायरेक्टली अपन उसको ओरिजिनल फॉर्म में जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था उसमें उसको अपन पास मान लेंगे, बिल्कुल। ठीक है, ये मनी बिल का प्रोसीजर हो गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन वही आता है कि मनी बिल होता क्या है? मनी बिल की डेफिनेशन अपन को बताई गई है आर्टिकल 199 में। इसमें अपन को बताया है कि कोई भी बिल है, कोई भी एक बिल है, उसको अपन मान लेंगे मनी बिल कब? अगर उसमें ऐसे प्रोविजन है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, इस आर्टिकल में बताए गए हैं वो भी, और सिर्फ यही वाले प्रोविजंस होने चाहिए, ओनली सच प्रोविजंस। इनके अलावा कुछ होगा तो वो फाइनेंशियल बिल में चला जाता है, जो अपन आगे करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इसमें अपन को, कैसे प्रोविजंस होंगे तो वो मनी बिल कहलाएगा। उसके लिए अगर कोई टैक्स रिलेटेड प्रोविजन है तो वो मनी बिल होगा। सेकंड क्या है, अगर वो कोई बोरोइंग से रिलेटेड है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की किसी ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से, तो उसको हम मनी बिल कह सकते हैं। या फिर वो कस्टडी की बात करता है, कस्टडी किसके? यहाँ पे कस्टडी की बात होती है कंसोलिडेटेड फंड की, और ये फंड ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होगा। स्टेट के खुद का कंसोलिडेटेड फंड होता है, और इसके साथ साथ एक कंटिजेंसी फंड भी होता है स्टेट का अलग से, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, इनकी कस्टडी से रिलेटेड भी कोई प्रोविजन है तो वो भी मनी बिल में आएंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स के लिए अलग से है बनाए गए हैं और यूनियन की तरफ से इंडिया के लिए अलग से बनाए गए हैं। ठीक है, फिर चौथा है अप्रोप्रिएशन की अगर कोई बात हो रही है। अप्रोप्रिएशन मतलब पैसे कहीं सेट असाइड करना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अप्रोप्रिएशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हो रहा है, फंड ऑफ स्टेट से हो रहा है, तो वो भी मनी बिल में आएगा। फिर फिफ्थ है अपना, अगर कोई एक्सपेंडिचर चार्ज हो रहा है, कोई खर्चा अगर चार्ज किया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में, स्टेट में, तो वो भी इसी में आएगा। अगर कोई रिसिप्ट ऑफ मनी है, वो भी किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में, तो वो भी मनी बिल में आएगा। और इससे जुड़े हुए कोई भी मैटर्स होंगे, जो भी अपन ने 6 देखे, उनसे रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो भी मनी बिल में चला जाएगा। तो ये अपन को बता दिया, पर अपन को क्लॉज टू एक क्लैरिफिकेशन बता रहा है कि अगर सिर्फ ऐसे प्रोविजंस हैं 3 तरह के, अगर कोई फाइन से रिलेटेड है, मतलब किसी पे कोई फाइन लगाया जा रहा है, पोजेशन ऑफ फाइन, या फिर कोई पेनल्टी लगाई जा रही है किसी भी तरह की, या फिर कोई फ़ी ली जा रही है, लाइसेंसिंग फ़ी ली जा रही है किसी तरह की सर्विस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फ़ी ले रहे हैं, या फिर कोई टैक्स है जो कि लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड है, ये लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड है या फिर किसी लोकल पर्पसेस के लिए रिलेटेड है, तो ऐसे प्रोविजंस को अपन नॉट डीम मनी बिल, तो ऐसे प्रोविजंस की वजह से कोई बिल मनी बिल नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये याद रखना। एक ये
डिपोजिशन फाइन, सेकंड है फीस, थर्ड है कोई टैक्स पर जो लोकल अथॉरिटी या लोकल पर्पसेस के लिए हो, वो सब नहीं माने जाएंगे मनी बिल। पर डिसाइड कौन करेगा कि मनी बिल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक लंबी लिस्ट बता दी और यहाँ पे ये भी बता दे कि नहीं है, पर डिसाइड कौन करेगा? अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है कि कोई मनी बिल है कि नहीं, तो यहाँ पे स्पीकर डिसाइड करेंगे और स्पीकर जो भी डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा। ये क्लॉज 3 में अपन को बताया गया सिंपल सा। अगर वो बोलते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है, तो उसके लिए उनको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा। वहाँ पे स्पीकर साहब को एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा कि ये बिल मनी बिल है ना। और ये सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी बिल होते हैं, अपन ने अभी ऊपर भी देखा, बिल को पहले अपन को लेजिस्लेटिव काउंसिल भेजना पड़ता है और उसके बाद अपन को उस बिल को यहाँ पे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर के पास भेजना पड़ता है असेंट के लिए। तो ये जो सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, ये बिल के साथ भेज के इनको दिया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ताकि उनको पता रहे कि ये मनी बिल है। तो आपको 199 पे अपन ने जो नहीं 198 में जो अपन ने प्रोसीजर देखा था 14 दिन का, ये वाला पूरा अपन ने जो प्रोसीजर देखा था, उनको पता रहे कि उनको ये वाला फॉलो करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए उनके लिए सर्टिफिकेट भेजना ज़रूरी है। और गवर्नर के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जब मनी बिल से रिलेटेड होता है, तो उनके पास जब अपन असेंट के लिए भेजते हैं बिल को, तो वहाँ पे भी अपन को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि ये मनी बिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए पास अपन मनी बिल भेजते हैं 198 के अंदर, और जो गवर्नर के पास असेंट के लिए कोई भी बिल जाता है वो जाता है अपना आर्टिकल 200 के अंदर, जो अभी अपन देखेंगे। तो 200 क्या बता रहा है अपन को? आर्टिकल 200 बता रहा है अपन को असेंट के बारे में। अगर कोई भी बिल बोथ हाउसेज से पास हो गया, मतलब अगर दो हाउसेज हैं तो दोनों हाउस से, अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है नहीं। अगर वो बिल पास हो गया दोनों हाउसेज से, पर वो एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक गवर्नर उस पर असेंट ना दे दे, वो तब तक लॉ नहीं बनेगा। तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर है? गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के अंदर 3 तरह की पावर है, मतलब एक्चुअली 4 है। क्या है? पहले या तो असेंट दे दें, वो तो सीधा सीधा असेंट दे देंगे, या फिर अपना असेंट को वो विथहोल्ड कर लेंगे, विथहोल्ड असेंट, या फिर वो रिजर्व कर दें। किसके लिए रिजर्व कर दें? यहाँ पे वो रिजर्व कर रहे हैं कंसिडरेशन के कि इस पे प्रेसिडेंट साहब एक नज़र मार लें। प्रेसिडेंट साहब के रिजर्व करने के लिए वो रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और है, यहाँ पे 4 होती है इनके पास, या तो वो रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न किसको करेंगे? वो हाउसेस को रिटर्न करेंगे रिकंसिडरेशन के लिए। स्पेसिफिक भी हो सकता है कि उनको ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पसंद नहीं आ रहे तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रिकंसिडर करें, या फिर इन जनरल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा वो कैसा मैसेज भेज रहे हैं। अगर रिटर्न करने के बाद हाउसेस ने उस रिकंसिडरेशन पे डिस्कशन कर लिया और बिल को फिर से पास कर दिया विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, मतलब उनने चेंजेस एक्सेप्ट किए नहीं किए फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा पास करने के बाद वापस गवर्नर के साहब के पास आ रहा है, तो वहाँ पे उनको असेंट देना पड़ेगा, कंपलसरी है, बाउंड हो जाएंगे वो। यहाँ पे वो ये सब चीज़ें एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे एक और सीन है कि ये जो प्रोसीजर है रिटर्न करने का, ये मनी बिल पे नहीं लगेगा, इसलिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे मनी बिल पे रिटर्न का प्रोसेस नहीं लगता, वहाँ पे असेंट देना पड़ता है। फिर अगर रिजर्व कर रहे हैं वो कंसिडरेशन के प्रेसिडेंट के लिए, तब क्या होगा? तो उसके लिए एक और प्रोवाइजो दिया गया है इसी के अंदर, जिसमें बताया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर कि वो असेंट नहीं करेंगे, और गवर्नर असेंट नहीं करेंगे, और प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रखेंगे। कब?
एक सिनेरियो इसमें बताया गया है कि अगर कोई ऐसा बिल पास हो रहा है जिससे जो है, जो हाई कोर्ट्स की जो पावर है स्टेट के अंदर, वो इंडेंजर हो रही है, किसी भी तरह से कम हो रही है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पावर बताई गई है हाई कोर्ट की, उसको अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कम कर रहा है किसी भी बिल से, तो गवर्नर उसको असेंट नहीं देंगे, उसको रिकमेंडेशन के लिए, प्रेसिडेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, देखो, हाँ। फिर अपन ने, जब अपन प्रेसिडेंट का देख रहे थे, तब अपन ने ये समझा था कि विथहोल्ड इज असेंट से बेसिकली मतलब निकल रहा है कि उनके पास वीटो पावर आ रही है प्रेसिडेंट के पास, पर यहाँ पे भी सेम लैंग्वेज यूज है। तो यहाँ से अपन को ये समझ में आ रहा है कि गवर्नर के पास भी वीटो पावर हो सकती है। वीटो, बट अभी क्या हुआ है रिसेंटली, एक जजमेंट आई है जिसमें गवर्नर के लिए पूरा टाइम टाइम शेड्यूल बताया गया है, टाइमलाइन बताई गई है कि उनको जो भी पावर्स यहाँ पे मिल रही है उनको, उनको किस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उनको एक्सरसाइज करना है। तो यहाँ पे जो वीटो पावर का स्कोप था वो खत्म हो गया। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 143 का यूज़ करके, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन किया है कि जो गवर्नर के लिए टाइमलाइन बताई गई है वो सही है कि क्या है, पूरा कंसिडरेशन के लिए वहाँ पे 14 क्वेश्चंस प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पुट किए हैं। तो इससे जो भी डिसीजन निकलेगा इस रेफरल से, अगर इसको कंसिडर भी किया जाता है तो वहाँ से जो जजमेंट निकलेगी वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस टॉपिक के रिलेटेड। पर वो अभी आई नहीं है तो अपन उस पर बात नहीं कर सकते। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी के लिए। फिर अपन आगे देखते हैं, आर्टिकल 201 बताता है अपन को कि जब बिल को रिजर्व किया गया है कंसिडरेशन के लिए, तब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होगी? तब प्रेसिडेंट दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो वो असेंट कर दे या फिर वो अपना असेंट को विथहोल्ड कर दे। तो ये बेसिकली वो एक तरह से वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट वो केस पे डिपेंड करेगा। विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर वो एक और चीज़ कर सकते हैं। वो क्या है? वो बोलेंगे गवर्नर साहब को कि आप जो बिल है उसको स्टेट को रिटर्न कर दो, स्टेट लेजिस्लेचर को रिटर्न कर दो कि वो उसको फिर से रिकन्सिडर करें। तो वैसे सेम तरीके से उनको कोई स्पेसिफिक पॉइंट भी बता सकते हैं, फिर इन जनरल भी हो सकता है, उसमें एक मैसेज के साथ भेजा जाता है इनको, बिल को वापस। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक टाइमलाइन फिक्स करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के ही द्वारा कि यहाँ पे जो स्टेट के पास जो है 6 महीने का टाइम होगा बिल को रिकन्सिडर करने के लिए। और अगर इसको 6 महीने के अंदर स्टेट ने फिर से पास कर दिया, पास अगेन, सेम थिंग है, विद और विदाउट अमेंडमेंट्स डिपेंड करता है। तो अगर उसको फिर से पास कर दिया तो इसको फिर से प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको अपन ऑटोमेटिक यहाँ पे वो नहीं रहेगा कि उनको असेंट देना ही देना है वापस रिटर्न करने पे, नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट के सामने इसको फिर से प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे उनके पास फाउंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं अपन बजट पे, और जो फाइनेंशियल प्रोसीजर होता है उस पर अपन थोड़ा सा देखते हैं। आर्टिकल 202 में बताया अपन को बजट का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के भाषा में बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, एवरी फाइनेंशियल ईयर, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस, एवरी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में
गवर्नर साहब एक स्टेटमेंट रखेंगे लेजिस्लेचर के सामने, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ये इसमें स्टेटमेंट में क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट गवर्नर साहब रखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें एक रफ एस्टिमेट होगा किसका, एक्सपेंडिचर का, रिसिप्ट्स का, ये किस चीज़ के एक्सपेंडिचर वगैरह ये होंगे, गवर्नमेंट और स्टेट को जो भी इनकर करना पड़ सकता है उस फाइनेंशियल ईयर में, उसके लिए इसको रखेंगे। इसको अपन जनरल भाषा में बजट बोलते हैं। ये अपन को क्लॉज 1 बता रहा है। क्लॉज 2 अपन को बताता है कि ये जो एक्सपेंडिचर पेश करेंगे इसको अपन को दो कैटेगरी में, दो चार्जेस में बेसिकली डिवाइड करना है। दो हेड्स बोलते हैं जिसको, दो हेड्स में इसको कैटेगराइज करना है। क्या क्या है, एक है जो कि चार्ज हो रहा है, ऐसे अमाउंट जो चार्ज हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में, एक हेड ये रहेगा। और सेकेंड हेड होगा अदर एक्सपेंडिचर्स। ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही निकलते हैं, बट इनको जो है चार्ज किया जा रहा है इन पे, और जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकले। तो ये दो तरह के बताए गए हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में कौन से अमाउंट्स चार्ज होते हैं ये अपन को बताया गया है इसी के क्लॉज 3 के अंदर। इसमें क्या क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस किसके, ये हैं गवर्नर के, और इनसे इनके ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो भी सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सबको सबकी सैलरीज अलाउंसेस सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में चार्ज होता है। फिर गवर्नमेंट और स्टेट लेके, गवर्नमेंट और स्टेट उनका कोई लोन रीपेमेंट है, उनकी कोई भी डेट है जिसके लिए वो लाइबल है पेमेंट के लिए, वो सब भी इसी पे चार्ज होता है। फिर है अपना सैलरीज, सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये किसके हैं, ये हैं जजेस ऑफ हाई कोर्ट के। जब मैं तुम लोग को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बता रहा था वहाँ पे मैंने हल्की सी गलती करी थी, मैंने वहाँ पे सैलरीज और अलाउंसेस जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है उसको भी वहीं पे इंक्लूड किया था, पर वहाँ पे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, फंड ऑफ इंडिया में वहाँ पे क्या चार्ज हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ पेंशन चार्ज हो रही है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, और जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं वो चार्ज हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, नोट्स में करेक्ट कर दिया मैंने, भेज दूंगा वापस से उसको। या फंड इंडिया वाले कंसोलिडेटेड फंड में पेंशन है और इसमें सैलरीज अलाउंसेस है। फिर नेक्स्ट अपना है, कोई भी अगर जजमेंट पास हुई है, कोई भी डिक्री है, कोई भी अवार्ड है कोई भी कोर्ट का, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी खर्चे अगर हो रहे हैं तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएंगे। और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और प्रोविजन है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है उससे भी यहाँ पे उसको चार्ज करवा सकते हैं ये लोग मिलके, मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो एक इंक्लूसिव लिस्ट बनने दे दी। ठीक है ना, फिर क्या होगा, अपन को बता दिया कि क्या क्या चार्ज हो रहा है, और दूसरा हेड क्या है एक्सपेंडिचर का, जनरल अदर एक्सपेंडिचर, उनका प्रोसेस क्या रहेगा। तो अपन इसको लॉ आर्टिकल 203 बताता है अपन को कि क्या प्रोसेस रहेगा। ये अपन को बता रहा है कि अगर कोई, पहले क्लॉज 1 देखेंगे तो क्लॉज 1 में बता रहा है अगर चार्ज हो रहा है, चार्ज मतलब अपनी ये जो प्रोविजंस देखे अभी ये वाले, अगर कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज हो रहा है तो उस पे जो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उस पर कोई वोट, नॉट वोट, उसमें वोट नहीं हो सकता, डिस्कशन हो सकते हैं,
डिस्कशंस हो सकते हैं, वोट नहीं दिया जा सकता अगर कोई चार्ज हो रहा है फंड ऑफ स्टेट पे। पर अगर क्लॉज 2 अगर देखें जो बात करता है अदर एक्सपेंडिचर्स की, तो उस पर प्रोसेस बताया गया पूरी तरह से। उसमें क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें पहले एक डिमांड जारी किया जाएगा, ये डिमांड करी जाएगी ग्रांट के लिए, डिमांड फॉर ग्रांट होगा ये। और ये डिमांड किससे करी जाएगी, ये करी जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली या तो असेंट कर सकता है या फिर मना कर सकता है, या फिर जो डिमांड है उसमें जो भी अमाउंट बताया गया होगा, क्योंकि पैसे ही मांग रहे हैं तो कोई अमाउंट बताया गया होगा, तो उसको रिड्यूस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिड्यूस एंड एक्सेप्ट, ये बेसिकली उनके पास 3 पावर्स होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। पर ये जो डिमांड करी जा रही है ये सिर्फ तभी करी जा सकती है, ये अपन को क्लॉज 3 बता रहा है, सिर्फ गवर्नर की रिकमेंडेशन पे, गवर्नर रिकमेंडेशन पे, उसके बिना कोई भी डिमांड लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे नहीं की जा सकती। ये अपन को पूरा प्रोसेस बताया इसके अंदर आर्टिकल 203 के अंदर। पर 204 अपन को बता रहा है कि पैसे कैसे निकालेंगे, जो बात करता है अप्रोप्रिएशन की। इसका अगर अपन पहले क्लॉज 3 देखें तो वो डिक्लेयर कर रहा है कि अगर आपको अमाउंट, जो कोई भी अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकालना है कोई भी अमाउंट, तो वो आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कोई अप्रोप्रिएशन एक्ट ना पास हो जाए। तो आपको ये करना कंपलसरी है, बट ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसके लिए थोड़े से एक्सेप्शंस अपन को, ये सब्जेक्ट टू रहेगा ये वाला आर्टिकल, आर्टिकल 205 और 206 के अंदर, जो अपन आगे देखेंगे। अपन जनरल देख लेते हैं कि अप्रोप्रिएशन एक्ट कैसे पास होता है। अगर कोई ग्रांट दिया गया है, ग्रांट यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है 203 के अंदर, तो 204 में क्या होगा, एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, क्लॉज 2 बता रहा अपन को, बिल इंट्रोड्यूस होगा। पर ये बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ये होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और इस बिल को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अप्रोप्रिएशन बिल। यहाँ पे पूरी डिटेल बताई जाएगी इस बिल में कि कैसे कैसे पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे मेंशन करना होगा जो भी ग्रांट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ने बताए गए हैं जो, और इसके साथ साथ जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज है, एक्सपेंडिचर चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर। पर जो बिल रहेगा उसमें किसी भी केस में, नो केस, जो अमाउंट, जो स्टेटमेंट दिया गया था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपना बजट बोलते हैं गवर्नर साहब द्वारा, उससे एक्सीड नहीं कर सकता यहाँ पे जो भी अमाउंट दिया जाएगा इसको मिला के। ठीक है, फिर ये तो हो गया, इनने पहले यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया बिल को और इसमें एक्सीड नहीं किया अमाउंट को। तो उसके साथ साथ एडिशनली अपन को क्लॉज 2 बता रहा है कि आप ओरिजिनली तो नहीं दे सकते, ओरिजिनली तो नहीं बढ़ा सकते, क्लॉज 2 बता रहा है कि आप कोई अमेंडमेंट भी नहीं ला सकते। पर ये अमेंडमेंट कैसी होगी, इस वैसी अमेंडमेंट जिनका इफेक्ट हो कि वो अमाउंट को चेंज कर दें, या फिर उसकी डेस्टिनेशन चेंज कर दें, ऑल्टरिंग डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे भी पैसा कहीं खर्च होना है उसकी जगह ही चेंज कर दें। तो ऐसे अमेंडमेंट्स आप नहीं ला सकते। या और एक और चीज़ आप नहीं कर सकते कि जो भी चार्ज अमाउंट है, जब हमने पूरी लिस्ट देखी थी उसको चार्ज अमाउंट बोलते हैं अपन, तो चार्ज अमाउंट है आप उसको भी वेरी नहीं कर सकते। ये अपन ने सबकी सैलरी अलाउंसेस के टाइम भी देखा था कि उनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली वही यहाँ पे फिर से लग रहा है। ये जनरल प्रोसीजर है, आपको जब बिल पास करना है, बिल पास होगा तब जाके आपको पैसे निकलेंगे। बट इसके थोड़े एक्सेप्शन हैं जो अपन को 205 और 206 में बताए हैं, वो अपन देख लेते हैं। आर्टिकल 205 में अपन को बताया है कि अगर क्लॉज 1 में कि कोई अमाउंट अगर ऑथराइज हुआ था, जो 204 में अपन को कोई प्रोसेस बताया गया है उसमें अमाउंट कोई ऑथराइज हो गया है, पर वो अमाउंट जो है वो इनसफिशियंट है और पैसे की ज़रूरत है ना,
या फिर और खर्चे बढ़ गए हैं अचानक से, एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया है की ज़रूरत पड़ गई है, या फिर अमाउंट ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, ज़्यादा ही स्पेंड हो चुका है जितना अलॉट हुआ था उससे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे गवर्नर साहब एक नया स्टेटमेंट रखेंगे जिसमें वो पूरा ले डाउन करेंगे पूरे एक्सपेंसेस क्या क्या आ रहा है ना। यहाँ पे रेलेवेंट एस्टिमेट जो भी होगा वो शो करेंगे इस केस में। और फिर जो अपन ने 202, 203 और 204 में जो प्रोसेस देखा था वो फिर से फॉलो होगा। 202 में अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखा था तो वो फॉलो होगा। फिर 203 देखा था, फिर 204 देखा था, 204 में भी अपन ऊपर देखे थे। तो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो होकर फिर पैसे निकाले जा सकते हैं। पर अगर ये सब करने का टाइम नहीं है तब क्या करेंगे, उसके लिए अपने पास आर्टिकल 206 यहाँ पे बताया गया अपन को कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी किसी भी स्टेट की, उसके पास पावर होगी। किस चीज़ की पावर होगी, वो खुद को ग्रांट इन एडवांस कर सकते हैं। मतलब वो इन एडवांस में पैसा दे सकते हैं खुद को, जब ग्रांट भी पेंडिंग है, या तो ग्रांट पेंडिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि ग्रांट पेंडिंग होता है 203 में, या फिर अगर कोई बिल पेंडिंग है, अप्रोप्रिएशन बिल जो अपन को 204 में पास करना होता है, अप्रोप्रिएशन बिल वो जो पास करना रहता है 204 में, अगर वो पेंडिंग है तो इसके दौरान वो एडवांस में खुद को पैसे दे सकते हैं। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड हो गई है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, डिमांड, पर वो डिमांड ऐसी है, वो ऐसे मैग्नीट्यूड की है या फिर इंडेफिनिट कैरेक्टर की है कि उसको जो है ठीक से बताया ही नहीं, सब मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता डिटेल में। ऑर्डिनरी जो बजट होता है उसमें उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है तो वहाँ पे अपन को 205 वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें गवर्नर स्टेटमेंट देंगे और फिर ये प्रोसेस फॉलो होगा। बट अगर ये नहीं हो सकता है तो उन केसेस में भी वो खुद को इन एडवांस पैसे दे सकते हैं। या फिर अगर कोई एक्सेप्शनल ग्रांट की ज़रूरत पड़ गई है, तब भी स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब तो इन केसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली खुद को एडवांस में ग्रांट दे सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होगी कि वो ऐसे विड्रॉल्स को ऑथराइज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो, चलो फिर आते हैं अपन थोड़े से और दो तीन प्रोविजन बचे हैं। ये आर्टिकल अपना 207 बात करता है फाइनेंशियल बिल्स की। फाइनेंशियल बिल्स और मनी बिल्स में अपन डिफरेंस पहले ही देख चुके हैं। मनी बिल्स में सिर्फ वही प्रोविजंस होते हैं जो अपन को डेफिनेशन के अंदर आर्टिकल 199 के अंदर बताए गए हैं। अगर सिर्फ वही प्रोविजन है तो मनी बिल कहलाएगा, पर उसके साथ साथ अगर कुछ एडिशन में तो उसको अपन फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बिल की बात की है, यहाँ पे बोला है अपन को कि जो भी फाइनेंशियल बिल्स होंगे वो सिर्फ प्रेजेंट किया जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा, पर इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर का रिकमेंडेशन इज एसेंशियल, उसके बिना नहीं हो सकता। पर इसका भी एक एक्सेप्शन है, रिकमेंडेशन का भी एक एक्सेप्शन है। क्या, अगर कोई टैक्स रिलेटेड प्रोविजन है, पर वो टैक्स कैसा है, वो टैक्स या तो रिड्यूस कर रहा है या फिर अबॉलिश कर रहा है। टैक्स रिड्यूस या अबॉलिश कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नर की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम बात फिर से बताई गई है क्लॉज 2 में, जो अपन ने मनी बिल के दौरान पढ़ी थी, कि अगर कोई फाइन है या कोई पेनल्टी है या कोई फ़ी चार्ज हो रही है, लाइसेंसिंग की, सर्विसिंग की, कोई भी तरह की फ़ी चार्ज हो रही है, या अगर कोई ऐसा टैक्स है लोकल अथॉरिटी का या लोकल पर्पस के लिए, तो उन सिर्फ इनके होने की वजह से, ओनली दिस की वजह से किसी भी बिल को फाइनेंशियल बिल अपन नहीं मानेंगे। पर क्लॉज 3 अपन को एक और बात बता रहा है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर चार्ज हो रहा है, कोई भी खर्चा चार्ज हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से।
कोई भी बिल खर्चा करवा रहा है स्टेट के फंड से, तो ये बिल पास नहीं हो सकता, शैल नॉट पास। तो यहाँ पे पास होने पे बार है, और इसके ऊपर जो था फाइनेंशियल बिल पे, यहाँ इंट्रोडक्शन पे बार था। ये पास कब तक नहीं हो जा सकता, जब तक यहाँ पे गवर्नर साहब इसको रिकमेंड ना कर दें। कंडीशन सेम है, रोका अलग अलग स्टेज पे ला रहा है और बार अलग अलग। फिर अपन को आते हैं अपन आर्टिकल 208 पे, जो बता रहा है जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर किसके होंगे? ये होंगे अपने स्टेट लेजिस्लेचर में क्या प्रोसीजर यूज होना है इन जनरल केसेस में। तो क्लॉज 1 अपन को बता रहा है कि जो हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होंगे, मतलब जो हर हाउस रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली खुद का प्रोसेस बना सकती है, अपने अंदर क्या उनको प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसीजर वो खुद बना सकती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना खुद का प्रोसीजर बना सकती है। बट ये सारे प्रोसीजर रहेंगे सब्जेक्ट टू रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, मतलब इनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, क्लॉज 1 बताता है। पर अपन अगर क्लॉज 3 देखें, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कम्युनिकेशन करनी है, तो कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है दोनों हाउसेस के बीच में, तो उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? उससे रिलेटेड रूल्स बनेंगे अपने गवर्नर द्वारा, पर वो खुद से नहीं बनाएंगे। यहाँ पे वो कंसल्ट करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, मतलब स्पीकर और चेयरमैन दोनों से कंसल्ट करने के बाद वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाएंगे। पर ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? यहाँ पे जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोविजन बनाए जाएंगे दोनों हाउसेस के बीच। तो ये जनरल प्रोसीजर हो गया, मतलब दोनों हाउसेस का केपेबल हो गए खुद के लिए प्रोसीजर बनाने के लिए। पर फाइनेंशियल बिल में अपन ने देखा थोड़ी जल्दी होती है प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए जो प्रोविजन है अपन को आर्टिकल 209 में बताया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना सकता है, और ये दोनों हाउसेस के लिए हो सकता है, मतलब इधर भी हो सकता है, या मतलब किसी एक के लिए भी बना सकते हैं, ईदर हाउस या फिर बोथ हाउस, जैसा उनको मन करे। तो यहाँ पे इनके पास अलग अलग खुद की पावर्स थी, असेंबली के पास और काउंसिल के पास, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास खुद से पावर है दोनों के लिए बनाने के लिए। पर ये किस पर्पस के लिए हो रही है? यहाँ पे हो रहा है टाइमली कंप्लीशन के, टाइमली कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंशियल बिजनेस के समय से खत्म करने के लिए ये प्रोसेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर बना दिया स्टेट लेजिस्लेचर ने। पर अगर एक जनरल प्रोसीजर बना हुआ है और एक स्पेशल प्रोसीजर बना हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है वहाँ पे क्लैश हो, है ना, इनकन्सिस्टेंसी आए, तो प्रिवेल कौन सा करेगा? तो प्रिवेल ये वाला करेगा, आर्टिकल 209 में जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे, ये बताया गया। फिर बेसिक से है, फिर अपन को आर्टिकल 210 देखेंगे, तो इसमें लैंग्वेज की बात करी गई है। लैंग्वेज क्या यूज़ होगी? लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश होगी? लेजिस्लेचर के अंदर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगी। पर अगर कोई इंसान है जिसको हिंदी भी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, तो गवर्नर साहब उसको, नहीं सॉरी गवर्नर नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी प्रिसाइडिंग जिस पे वो रहेंगे, स्पीकर रहेंगे या फिर चेयरमैन रहेंगे, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको परमिशन दे सकते हैं कि आप अपनी मदर टंग यूज़ कर सकते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा लेने के लिए, बिना परमिशन के नहीं हो सकता। फिर क्लॉज 2 अपन को वही सेम बात बता रहा है कि जो 15 अगर कमेंसमेंट के 15 साल बाद ये मान लिया जाएगा कि जो यहाँ पे और इंग्लिश वाला पार्ट है वो ओमिट हो गया, तो सिर्फ हिंदी चलेगी। बट इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर जब तक दूसरा प्रोविजन नहीं बना लेता तब तक के लिए था, ये रिलेवेंट नहीं है। फिर दो आर्टिकल बचे बस अपने, आर्टिकल 211, ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है। किसके रिस्ट्रिक्शंस? लेजिस्लेचर की। यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट से रिलेटेड
कंडक्ट से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं होगा, नो डिस्कशन। पर जब अपन ने पार्लियामेंट की रिस्ट्रिक्शन देखी थी तब उसमें वहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया था, यहाँ पे वो एक्सेप्शन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो बोलता है कि अगर उनके डिसमिसल के लिए प्रोसीडिंग चल रही है तब आप उनके कंडक्ट को रिलेटेड कर सकते हैं बातें, बट उनके ना कि सुप्रीम कोर्ट जज ना ही हाई कोर्ट जज की डिसमिसल का प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेचर में चलता है, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी सिनेरियो में वो लोग डिस्कशन नहीं कर सकते इनके कंडक्ट को लेकर, कंडक्ट जो कि उनके ड्यूटी से रिलेटेड है, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड है वो कंडक्ट के लिए। ये हो गया। फिर एक लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 212, ये अपन को बता रहा है कोर्ट्स कोर्ट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर क्लॉज 1 अपन को बता रहा है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग है, तो प्रोसीडिंग है, तो उसको आप उसको नॉट टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, पर किस ग्राउंड पे, यहाँ पे इरेगुलेटरी ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए, कि कोई भी प्रोसीडिंग में कोई भी दिक्कत थी उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है, यहाँ पे डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर्स होते हैं जनरली, ठीक है ना। वहाँ पे उसी दौरान जैसे अपन ने क्वारम के टाइम देखा था, अगर क्वारम मेंटेन नहीं हो रहा है तो स्पीकर की ड्यूटी होगी कि वो उसको एडजर्न कर दे। पर क्लॉज 2 अपन को बता रहा है कि यहाँ पे तो प्रोसीडिंग्स की रेगुलरिटी पे रोक लगा दी क्वेश्चन करने से। क्लॉज 2 में अपन को बता रहा है कि कोई ऑफिसर है या फिर कोई मेंबर है जिसके पास अथॉरिटी है क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ये रेगुलेट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, तो बेसिकली यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ही बात हो रही है। जो उनका प्रोसीडिंग्स है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लेजिस्लेचर का, उसके पास अथॉरिटी है रेगुलेट करने की, तो ऐसे ऑफिसर या फिर मेंबर को कोर्ट के सामने नहीं लाया जाएगा, मतलब उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे कि उनने जो पावर जो उनके पास है उसको कैसे एक्सरसाइज किया। तो यहाँ पे कोर्ट का बार है कि उनके एक्सरसाइज पावर्स की एक्सरसाइज को क्वेश्चन करने का। ये अपना लेजिस्लेचर का प्रोसेस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर डन हो जाना। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आज के लिए बस इतना ही।